welcome back. And today we are going to discuss here class 10 science chapter 6 life processes. And I want to say you something that if you are new in our channel, then please subscribe, because we are discussing here all the chapters of science. We are discussing chapter wise all the activities, in text question and answers, exercise question and answers, and also additional question and answers. And if you want to get all the latest updates, then you have to subscribe my channel. Okay, so let's get started. Activity 6.1 is take a potted plant with variegated leaves, for example money plant or crotons. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. इस एक्टिविटीज़ में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसके आंसर देते हैं. तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. अब देखिए, जब हम हरे पत्ते को यानी कि ग्रीन लीफ को अल्कोहल के अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगी. आप इमेज में भी देख सकते हैं, उसका ग्रीन कलर था और अब वो बिल्कुल कलरलेस है. ठीक है, जब हम ग्रीन लीफ को अल्कोहल के अंदर डालते हैं तो जो क्लोरोफिल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन कलर देने के लिए किसी भी लीफ को. ठीक है, लेकिन वो ग्रीन कलर जो है यानी कि क्लोरोफिल जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी अल्कोहल में, इसीलिए जो अल्कोहल का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा और जो लीफ का कलर है वो कलरलेस हो जाएगा. ओके, now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing the leaf done in the beginning. And now the second question is, what can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? अब हम लीफ के स्टार्च की प्रेजेंस के बारे में बताएंगे. सो द आंसर इज, जब हम किसी हरे पत्ते को आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा. ये डार्क ब्लू कलर इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को, कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है. और जो कलरलेस पार्ट है वो ये बताता है कि यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन है ही नहीं. और इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना. तो अभी मैंने बताया था कि जब हमने अल्कोहल के अंदर डाला तो क्लोरोफिल जो है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो गई और अल्कोहल जो है वो ग्रीन कलर में हो गई. नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी 6.2. Take two healthy potted plants which are nearly the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both plants with separate bell jars as shown in figure. Use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plates so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. अब आप यहाँ पे दो प्लांट्स देख सकते हैं जो कि सेम ही साइज के हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया. फर्स्ट वन इज, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च. क्या दोनों प्लांट्स के जो लीव्स हैं उन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च की प्रेजेंस है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा. नो, दोनों प्लांट्स के लीव्स में
सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो स्टार्च बनता है वो सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनता है। और जैसे कि हमें एक्टिविटी में बताया गया कि फर्स्ट स्टेप सेट ऑफ प्लांट में स्टार्च की अवेलेबिलिटी कम होगी क्योंकि वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सेकंड सेट ऑफ प्लांट है वहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च अवेलेबल होगा क्योंकि वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था। एंड द सेकंड वन क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटीज का क्या परिणाम निकला? From this activity, we can conclude that amount of carbon dioxide essentially affect the process of outcomes of photosynthesis. Now moving to the activity 6.3. Take 1 ml starch solution. 1 ml का मतलब है 1%. In 2 test tubes A and B. Add 1 ml saliva to test tube A and leave both test tube undistributed for 20 to 30 minutes. Now add a few drops of dilute iodine solution to the test tube. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज? कौन सी टेस्ट ट्यूब में? 2 टेस्ट ट्यूब थी। एक टेस्ट ट्यूब में हमने, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने स्टार्च डाला था 1%, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब में हमने सलाइवा ऐड करी थी और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सलाइवा ऐड नहीं करी थी। तो रिजल्ट क्या मिला? तो यहाँ पर देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि वी विल ऑब्जर्व अ कलर चेंज इन टेस्ट ट्यूब बी। हमें टेस्ट ट्यूब बी में कलर चेंज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हमने सलाइवा ऐड किया था। ठीक है, शोइंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप देखिए जो टेस्ट ट्यूब बी है यहाँ पर हमें स्टार्च की प्रेजेंस दिखेगी, वेरियस टेस्ट ट्यूब ए में विल शो नो कलर चेंज, कि यहाँ पर कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर सलाइवा ऐड किया था और जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? शुगर में। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द 2 टेस्ट ट्यूब? तो हमें क्या बता रहा है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में? इट इंडिकेट्स दैट टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट कंटेन स्टार्च। हमें ये बता रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए जो है इसमें स्टार्च नहीं है, वेयर एज टेस्ट ट्यूब बी डज कंटेन स्टार्च। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? It tells us that on addition of saliva in starch solution, the starch gets converted into some other products, जिसको कि हम शुगर बोल सकते हैं। Activity 6.4 is take some freshly prepared lime water in a test tube. Blow air through this lime water. Now, first question is note how long it takes for the lime water to turn milky. Now, the answer of this question is when we blow air through mouth, the lime water is test tube turn milky within no time. ठीक है, जब हम अपने माउथ से एयर को ब्लो कर रहे हैं लाइम वाटर के अंदर तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा मिल्की होने में। ठीक है, यूज अ syringe और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। And the question number 2 is now note how long it takes for this time water to turn milky. मतलब अगर हम किसी syringe से यानी कि जिससे हमें इंजेक्शन वगैरह कई बार लगता है या फिर उस syringe से जो है ब्लो करके देखिए एयर को या पिचकारी से ब्लो करके देखिए तब कितना टाइम लगता है। When we use syringe और पिचकारी to passes air through the lime solution it takes much time. ये ज़्यादा टाइम लेगा and effort to turn the lime water milky. lime water milky तो होगा लेकिन lime water milky होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। And the third one question is what does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? ओके क्योंकि हम ब्लो कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लाइम वाटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, देन दिस इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज मच मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल एयर आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं अपने माउथ के अंदर से उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे आसपास
जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब हम अपने माउथ से ब्लो कर रहे हैं यानी कि ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। Now activity 6.5 is take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with a 1-hole cork. Fill the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. And the question number 1 is, what change is observed in the lime water and how long does it take for the change to occur? इस प्रोसेस में लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी फ्रूट जूस में या फिर शुगर सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं उसमें हम ईस्ट मिक्स करते हैं, ठीक है, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये हमें बताता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। Now activity 6.6, question number 1 is observe fish in the aquarium. They open and close their mouths and the gill slits, okay, behind their eyes also open and close. All the timings of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि माउथ की क्लोजिंग और ओपनिंग और गिल स्लिट्स जो है क्या वो सेम मैनर में होता है? तो इसका आंसर है येस, द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स आर कोऑर्डिनेटेड, दे ओपन एंड क्लोज अल्टरनेटिवली, ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट। 1 मिनट में कितनी बार फिश जो है अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है? तो आंसर इज दिस वेरीज फ्रॉम फिश टू फिश। ये फिश टू फिश में वेरी करता है, फिश छोटी है या बड़ी है। जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो बच्चों में जो ब्रीथ रेट जो बड़ी तेज़ी से होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट थोड़ी सी कम होती जाती है। ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। दिस वेरीज फ्रॉम फिश टू फिश। साइज एंड स्टेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फिश। आप इसको खुद भी, अगर आपके घर में एक्वेरियम है या कहीं और है, तो आप खुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। मतलब हमारे कंपेयर में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना रहेगा, ठीक है। एज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच लेस इन डिजॉल्व वाटर इन वाटर। अब देखिए, जो वाटर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बहुत ही कम होती है, ठीक है, देन इन ओपन एयर। एंड देयरफॉर फिश ब्रीथ एट हायर रेट देन अस टू फुलफिल द डिमांड फॉर रेस्पिरेशन। इसीलिए फिश जो है वो बहुत ही तेज़ी से ब्रीथ करती है वाटर के अंदर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। नाउ एक्टिविटी 6.7 इज दिस इज सेकेंड लास्ट एक्टिविटी। एंड ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद में आ रहा है, इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में आपको सारी एक्टिविटीज़, सारे टेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर नहीं मिल पाएंगे। Now moving to the activity 6.7, that is question number 1 is visit a health center in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in human beings। अब इन्होंने पूछा ये कि आप हेल्थ सेंटर में जाइए, यानी किसी भी लैब में चले जाइए जो आपके एरिया में मौजूद हो, ठीक है। उसमें आप हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है हर ह्यूमन बीइंग्स में क्या सेम है या कम ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज 13.8 टू 17.2 ग्राम per deciliter in men and 12.1 to 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर इन वुमेन। इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है मेंस में थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा पाई जाती है एज कंपेरिजन टू द वुमेन। जिस तरह से उन्होंने बोला कि मेंस में क्या नॉर्मल रेंज देखने के लिए मिला 13.8 टू 17.2, बट वुमेन्स में क्या देखने के लिए मिला 12.1 टू 15.1 ग्राम। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। क्या चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए क्या ये सेम रहेगा?
तो इसका आंसर क्या रहेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज इन एडल्ट मैन एंड वुमेन इट रेंजेस फ्रॉम 12.1 to 17.2 ग्राम per deciliter, whereas in children it is 11 to 16 gram per decimeter. And the question number 3 is there any difference in the hemoglobin levels for men and women? क्या कोई डिफरेंस पाया जाता है मेंस और वुमेन में जो हीमोग्लोबिन का लेवल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस, एज मेंशन अर्लियर, हमने पहले ही इस बारे में अभी डिस्कस किया है कि जो मेंस होते हैं उनमें नॉर्मल रेंज 13.8 to 17.2 ग्राम है और व्यूमेन में 12.1 to 15.1 ग्राम है ना। तो फॉर व्यूमेन इट इज़ 13.8 to 17.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर एंड फॉर व्यूमेन वो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विजिट वेटरिनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी। वेटरिनरी क्लिनिक कौन सा होता है? जहाँ एनिमल्स की बॉडी की जांच होती है, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बुफेलो और काउ, ठीक है। अब हमने हीमोग्लोबिन की रेंज किस में देखनी है? बुफेलो और काउ में, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? The normal range of hemoglobin content in an animal like the buffalo or cow is 10.4 to 16.4 gram per decimeter. Okay, and the question number 5 is this content difference in calves, मेल एंड फीमेल एनिमल्स? क्या आप इसमें डिफरेंट पाते हैं? अगर मेल एंड फीमेल एनिमल, जैसे कि हमने मेंस और वुमेन्स के बारे में देखा, उसमें हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज डिफरेंट थी, क्या ऐसा जानवरों में भी होता है? Yes, hemoglobin content in calves is higher than male and female animals. Okay, and the question number 6 is compare the difference seen in male and female human beings and animals. यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन और कैटल्स का अलग अलग कि किसमें कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो सब लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन। तो आप डिफरेंस को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? नाउ द आंसर इज वी नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक प्लेस ड्यू टू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड capsules and has a very high affinity for oxygen. Adult men do more work than women and children. Thus, to meet the energy requirement, more oxygen is needed and in turn more hemoglobin contents. Due to requirement of varied level of oxygen for executing different types of work, the hemoglobin content in human beings are comparatively more than that of एनिमल्स। तो हमने यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? क्यों मेंस में ज़्यादा और वुमेन्स में कम पाया जाता है? इसीलिए क्योंकि मेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं एज कंपेरिजन टू द वुमेन और चिल्ड्रन, क्योंकि वो काम करते हैं, काम के दौरान वो ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा लेंगे उससे हीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6.8 इज take two small pots of approximately the same size and having the same amount of soil. One should have a plant in it. Okay, place a stick of the same height as a plant in the other pot. Cover the soil in both pots and with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation. Cover both sets, one with the plant and the other with the stick, with plastic sheets and place in bright sunlight for half an hour. And question number 1 is, do you observe any difference in the two cases? The answer is yes, we can see water droplets in the plastic sheet covering the pot with the plant. This plant droplets are formed due to condensation of water vapor released by the plant out of transpiration, while there is no water drops in other pot which has stick. ओके तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर ऑल द चैप्टर्स ऑफ साइंस, all activities in text questions, exercise question and answers, additional question and answers are also important question and answers of all the chapters we are doing in this channel. Okay, so subscribe the channel if you want to get the latest updates. Okay, so without wasting any time, let's start the topic.
Now in page number 101, the first question is, what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? Okay, firstly we will discuss about autotrophic nutrition. When the organisms like green plants prepare their own food by carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight, then they are called autotrophs. The process is called फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं। स्मॉल क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है। अब देखिए, इसे समझने का बहुत ही आसान तरीका एक ये है। देखिए, हमारे घर में जो भी ऑटोमेटिक है, मशीन्स आजकल ऑटोमेटिक आ गई हैं, प्रेस है ऑटोमेटिक, हम बोलते हैं ना कि ये ऑटोमेटिक प्रेस है, ये अपने आप ही बंद हो जाती है और अपने आप ही जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये बंद हो जाएगी और जब ठंडी हो जाएगी तो अपने आप ऑन हो जाती है ना। तो इसीलिए उसे ऑटोमेटिक मतलब कि अपना काम खुद करना है ना। तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, क्योंकि ये खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ओके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसीलिए इसे ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है ग्रीन प्लांट्स को। ओके, बट हेटरोट्रॉफिक किसे बोला जाता है? व्हेन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि वो दूसरों के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, उन्हें ही हेटरोट्रॉफिक बोला जाता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। बट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम क्या बोल सकते हैं? फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। Okay, and chlorophyll is required for food preparation in autotrophic nutrition, but chlorophyll is not required for food preparation in heterotrophic nutrition. Okay, and in autotrophic nutrition, green plants and certain bacteria have autotrophic mode of nutrition, but in heterotrophic nutrition, all the animals of fungi, most bacteria have heterotrophic mode of nutrition. Now moving to the second question. Second question is, where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कौन कौन से होते हैं? दैट वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, through gaseous exchange carried out by stomata, and water. Roots absorb water from the soil provided by irrigation or even rains, and also sunlight से chlorophyll मिलता है, and the green pigment present in green plants traps solar energy. Okay, and how we can explain to this question is, carbon dioxide is obtained from atmosphere through stomata. Water is absorbed by plant roots from the soil. Sunlight is an essential raw material for photosynthesis, and nutrients are obtained by soil by plants roots. Okay, and now the third question is, what is the role of the acid in our stomach? That means कि हमारे पेट में एसिड जो है वो अम्ल को बोलते हैं, उसका क्या रोल है। ओके, HCl, hydrochloric acid. Okay, HCl present in stomach dissolves food particles and creates an acidic medium. In acidic environment, protein digesting enzyme pepsinogen is converted into pepsin. HCl in the stomach also acts as protective barrier against many disease causing pathogens. Okay, and also we can say it kills the germs present in the food. Okay, now moving to the next question. Now the fourth one question is, what is the function of digestive enzymes? Okay, the answer of this question is, the food material are very complex in nature.
okay, and the digestive enzymes help to break these complex molecules into smaller molecules so that they can be absorbed by the walls of small intestine. अब देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं तो हम तो च्यू करके खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद भी हमारे जो फूड पार्टिकल, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकें. ओके, नाउ द फिफ्थ वन क्वेश्चन इज, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. दैट मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह से डिज़ाइन होती हैं. ठीक है, तो आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की. ओके, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड more and more area for absorption of digested food and transfer it into the blood for circulation throughout the body. Okay, small intestine has small projections called as microvilli, which increases the surface volume, which make absorption more effective. Within the villi there are numerous blood vessels that absorb digested food and carry it to bloodstream. Blood transport food to each part of our body. यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है. तो इसका आंसर क्या होगा. देखिए, जो भी डाइजेस्टिव हमारा फूड होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे हज़ारों सूक्ष्म विलाई होते हैं. इसी कारण से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका एरिया बढ़ जाता है. अब हम 105 पेज नंबर के टेक्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, what advantage over an aquatic organisms does a terrestrial organism have with regard to obtain oxygen for respiration. तो इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पाने की दिशा में एक एक्वेटिक एनिमल की अपेक्षा टेरेस्ट्रियल एनिमल किस प्रकार से एडवांटेज देता है. ठीक है, अब देखिए, इसको पहले हम हिंदी में समझते हैं. अब देखिए, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, है ना. तो यानी कि जो लैंड के ऊपर पाए जाने वाले होते हैं उनको ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला जाता है. अब देखिए, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ये आसानी से मिल जाती है. लेकिन अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो देखिए, एक तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम भी होती है और इसके साथ ही ये पानी में भी घुली होती है. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन लेने के लिए एक तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए. ठीक है, और उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए. ठीक है, इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए ज़्यादा एडवांटेज देता है ऑक्सीजन लेना. Now the next one question is, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms. यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो एनर्जी पाने के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से अलग अलग वेज हैं. ठीक है, अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के मसल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन की जितनी भी अमाउंट उस बॉडी को चाहिए उसमें ऑक्सीडाइज होके उसको एनर्जी देता है. ठीक है, और ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा जो है वो नहीं है, यानी कि कम मात्रा है, उस पर होने पर क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड बनाता है. अगर कम है ऑक्सीजन की मात्रा तो लैक्टिक एसिड बनाता है. First step of breakdown of glucose takes place in the cytoplasm of cells of all organisms.
This process yield a 3 carbon molecule compound called pyruvate. Okay. Further breakdown of pyruvate takes place in different manners in different organisms. Firstly, we will discuss about anaerobic respiration. This process takes place in absence of oxygen. Example in yeast during fragmentation. In this case, pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide. Okay, and the second one is aerobic respiration. In aerobic respiration, breakdown of pyruvate takes place in presence of oxygen to give rise 3 molecules of carbon dioxide and water, as we have discussed. The release of energy in aerobic respiration is much more than anaerobic respiration. Okay, this is the answer of second question. Now moving to the third question. Third question is, how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? That means कि human beings में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। देखिए, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को हम सांस लेना कहते हैं। हमें भी पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये हमारी लंग्स द्वारा किया जाता है, ठीक है। लंग्स में सांस के द्वारा पहुंचाई हुई एयर में से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर शरीर की मतलब कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कर देता है, सारी जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर पहुँचा देता है। इसी तरह से ऑक्सीजन शरीर के हर अंग तक पहुंचता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज्ड करके एनर्जी में बदलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के कांटेक्ट में आने से प्लाज्मा में घुल जाता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में दोबारा से ब्लड से और एयर में चली जाती है और उसके बाद हमारे नोज से बाहर कर दी जाती है। सो वी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स वाया ब्लड स्ट्रीम. Oxygen is carried to the cells whereas carbon dioxide is carried away from the cells. Exchange of gases takes place between the alveoli of lungs and the surrounding of blood capillaries. Oxygen is absorbed by the blood capillaries from the lungs alveoli by diffusion while carbon dioxide is absorbed by the lungs alveoli from blood capillaries by diffusion. And now the next one question is, how are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? अभी हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया था कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह से बनी होती है या डिज़ाइन की होती है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारी लंग्स किस तरह से, हमारे लंग्स का एरिया कितना होता है ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, इन द लंग्स the air windpipe divides into smaller tubes called bronchi. In turn from bronchioles, the bronchioles which terminate in balloon-like structure called alveoli. Okay, the alveoli present in the lungs provide maximum surface for exchange of gases. Yes. आपको समझ में आ रहा होगा, the lungs is an important part of the body. The passage inside the lungs divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure called as alveoli. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli usually contains an extensive network of blood vessels. We know that when we breathe in, we lift our ribs, flatten our diaphragm and chest cavity becomes larger. Okay, because of this section air is sucked into the lungs and fills in expanded alveoli. The blood brings the essential carbon dioxide from rest of the body and supply it to the alveoli. The oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to the all other cells of the body.
During the normal breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. Okay, this is the answer of fourth question. Now moving to the next in-text question, that is on page number 110. Now the first one question is, what are the components of the transport system in human beings? What are the function of these components? हमने components बताने हैं जिसकी हेल्प से कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और इनके फंक्शन भी बताने हैं हमने, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन किस कंपोनेंट से होती है हमारी बॉडी में? हार्ट से, ब्लड वेसल्स से, ठीक है। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एंड नाउ द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर, फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट हार्ट. Heart pumps oxygenated blood throughout the body. It receives deoxygenated blood from the various body parts and sends this impure blood to the lungs for oxygenation. Okay, now we'll discuss about blood. What are the function of blood? Blood transport oxygen, nutrients, carbon dioxide and nitrogenous waste. Okay, and now we'll discuss about blood vessels. Now the function of blood vessels are, blood vessels, arteries and veins carry blood to all part of the body. Okay, now the second one question is, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? And the solution of this question is, mammals and birds are warm blooded animals which keep their body temperature constant irrespective of the environment they live. Yes, and it is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood to maintain efficient supply of oxygen into the body. This system is essential in animals that have high energy need. Mammals and birds require constant supply of oxygen to obtain energy. Hence, it is very important for warm-blooded animals to separate oxygenated and deoxygenated blood to keep their circulatory system efficient. अब देखिए, जितने भी स्तनधारी या फिर जितने भी पक्षी हैं उन सभी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने पर ही मिलती है। ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीडाइजेशन तथा डीऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उन दोनों को अलग करके ही शरीर की इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी उपलब्ध करवाई जा सकती है। नाउ द थर्ड वन क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? Now the solution of this question is, there are two types of conducting tissues in highly organized plants that carry out transport system. First one is xylem and second one is phloem. Now we will discuss about firstly xylem. Xylem conduct water and minerals from roots to rest of the plant's parts. Similarly, phloem transport food material from leaf to other parts of the plant. Okay. Now the fourth one question is, how are water and minerals transported in plants? How are water and minerals transported in plants? Water and minerals are transported through xylem cells from soil to the leaves. The xylem cells of roots, stem and leaves are interconnected to form a conducting channel. The root cells takes ions from the soil. This creates a difference between the concentration of ions of roots and soil. Therefore, there is a steady movement of water into xylem. Okay. What actually I have explained to you that यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। अभी हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में अभी पढ़ा है। जाइलम के द्वारा होता है, रूट्स के जितने भी सेल्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसके कारण कि आयॉन्स का आदान प्रदान होता है। अब देखिए, रूट्स और मिट्टी दोनों में दोनों के जो आयॉन्स हैं इनमें अंतर पाया जाता है।
इस अंतर को, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए ही जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होते हुए अपने रूट के जाइलम में जाता है, ठीक है, और जल के स्तंभ का निर्माण होता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, जिसे हम वाटर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। And after this there will be a steady movement of water from the root xylem to all parts of the plant, connected through interconnected water conducting channels. Okay, now the fifth one question is, how is food transported in plant? Food किस तरह से transport होता है plants में, ठीक है। The answer of this question is, food is transported in plants by a special organ called as phloem. वाटर एंड मिनरल के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ पर फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता था, जाइलम, लेकिन यहाँ पर फूड की बात हो रही है, तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी. This increases osmotic pressure in the tissue causing water to move. This pressure moves material in the phloem to the tissues with less pressure. This is helping in transportation of food material as per the need. Example, sucrose. अब हमें पता है कि खाना बनाने का काम, ठीक है, लीव्स का होता है। लीव्स जो है वो फूड को प्रिपेयर करती हैं और लीव्स से वो जो फूड है वो पूरे प्लांट तक फ्लोएम जो है वो पहुंचाता है, ठीक है। नाउ अब हम पेज नंबर 112 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन समझते हैं कि नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन जो है वो किडनी को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, और हमें इसकी डायग्राम भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछी जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल. The Bowman capsule contain a bundle of blood capillaries which is called glomerulus. One end of the glomerulus is attached to the renal artery which brings the impure blood containing the urea waste into it. These impurities are filtered. The other part of the nephron is coiled. In this part, the substances like sugar, amino acid, ions and excess water which are required by the body are reabsorbed. The substances remained in the nephron is mainly urine containing dissolved urea in water which is expelled from the body through urethra from time to time. Okay, now we will discuss about फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. ओके, एक तो हमें डायग्राम भी बनाना है, नेफ्रॉन के बारे में बताना है, उसका स्ट्रक्चर भी कि किस तरह का होता है, और उसके बाद फंक्शंस भी उसके हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं. द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी विच ब्रांचेस इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस. ओके, the water and solute are transferred to the nephron at Bowman capsule. In the proximal tubule, some substances such as amino acid, glucose and salt are selectively reabsorbed and unwanted molecules are added in the urine. The filtrate then moves down into the loop of Henle where more water is absorbed from here, and the filtrate moves upwards into the distal tube and finally to the collecting duct. ह्यूमन बींग्स की एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की तो ये एक ऐसे ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है जो कि यूरिन को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। इस काम में एंडोथीलियम सेल्स की परत होती है। इनके बीच बीच कुछ होल्स होते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रा कहते हैं. ओके, एंड इफ वी से अबाउट बोमेन कैप्सूल,
Filtration of blood takes place in the Bowman capsules, okay, from the capillary of glomerulus. The filtrate passes into the tabular part of the nephron. This filtrate contains glucose, amino acid, urea, uric acid, salts, and a major amount of water. And as the filtrate flows along the tabule, useful substances such as glucose, amino acid, salt, and water selectively reabsorbed into the blood by capillaries surrounding the nephron tabule. The amount of water reabsorbed depend on the need of the body and also on the amount of waste to be excreted. And the filtrate which remains after reabsorption is called urine. Yes, urine contains dissolved nitrogenous waste, urea and uric acid, excess salts and water. And urine is collected from nephrons by the collecting duct to carry it to the ureter. Now the second one question is, what are the methods used by plants to get rid of excretory products? Okay, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्लांट्स गेट रिड ऑफ गैसियस प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा इन लीव्स एंड lenticels in stems. The plants get rid of stored solid and liquid waste by the shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruits. The plants get rid of waste by secreting them in the form of germs and resins. Yes, plants also excrete some waste substances into the soil around them. Many waste products are stored in vacuoles of the cells. Some waste products are stored in the leaves. They are removed as the leaves fall off. Okay, some waste products such as resins and germs are stored especially in non-functional old xylem. Some waste products such as tannins, resins, germs are stored in bark, thereby removed as peeled off. Plants also excrete some waste substance through roots into the soil around them. Okay, now the third one question and the last one question of from the in-text questions. Okay, in my next video we will discuss about exercise questions and answers. And now the last one question is, how is the amount of urine produced regulated? इसका मतलब क्या है कि यूरिन बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, यानी जो यूरिन बनेगा वो ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, वो किस पर निर्भर करता है. अब हमें भी पता है कि हम जितना पानी पीते हैं उतने ही यूरिन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन हम जितना पानी कम पीते हैं उतने ही यूरिन की मात्रा कम होती है. ये कुछ हार्मोन्स जो है वो अपने कंट्रोल में रखते हैं. ओके, द अमाउंट ऑफ यूरिन लार्जली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब. The amount of water reabsorbed by the nephron tabule depends on how much water in excess is in the body removed. Okay, when water is abundant in the body tissues, large quantities of dilute urine is excreted out. When water is less in quantities in the body tissues, a small quantity of concentrated urine is excreted. How much dissolved waste, especially nitrogenous waste like urea and uric acid and salts, to be excreted from the body? When there is more quantities of dissolved waste in the body, more quantity of water is required to excrete them. So the amount of urine produced increases. Class 10 Science Chapter 6 Life Processes, Exercise, Question and Answers. So let's get started. The first one question is, the kidney in human beings are a part of the system for. दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स में किडनी जो है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में किस सिस्टम के अंडर आती है. ठीक है, किस सिस्टम का पार्ट है किडनी. Here the option A is nutrition, B is respiration, C is excretion and D is transportation. The answer of this question is C, excretion. And now we are giving the reason why is excretion is the answer. Because excretory system of human beings includes a pair of kidneys, because we know that we have two kidneys in our stomach, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. Kidneys are located in the abdomen.
one on either side of the backbone. Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra. That's why option C, excretion, is the correct answer. And now the second one question is, the xylem in plants are responsible for: A part is transport of water, B part is transport of food, C part is transport of amino acids, डी पार्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जाइलम जो है प्लांट्स में, एक जाइलम और एक फ्लोएम के बारे में मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने जाइलम और फ्लोएम के जितने भी फंक्शंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए थे, तो आप वो भी वीडियो जाकर पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा यह गया कि जाइलम का प्लांट्स में क्या काम है, दैट मीन्स कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम। दैट मीन्स कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। Here the answer is, in plants xylem is responsible for transport of water, hence the answer is A part, that is transport of water. And now the third one question is, the autotrophic mode of nutrition requires: A part is carbon dioxide and water, B part is chlorophyll, C part is sunlight, D part is all of the above. Here the answer of this question is, autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight from the preparation of food, hence the answer D. Okay, answer D, that means all of the above, that is the answer of third question. Okay, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, प्लांट्स जितने भी होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अपना खाना वो खुद बनाते हैं, और अपना खाना खुद बनाने के लिए हमें सनलाइट, वाटर, एयर और इसके साथ ही क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड होता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। ओके, fourth one question is, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि पायरोवेट के ब्रेकडाउन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या एनर्जी देता है, तो ये क्रिया जो होती है इसे क्या बोला जाता है, इस क्रिया को क्या बोला जाता है। First one is cytoplasm, B part is mitochondria, C part is chloroplast and D part is nucleus. The solution of fourth question is, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria. Hence the answer is B, mitochondria. Fifth one question is, how are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में फैट जो है वो डाइजेस्ट होता है, किस तरह से होता है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट डाइजेस्ट किस तरह से होता है और हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखिए जो फैट डाइजेस्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is usually acidic in nature, and it has to be made alkaline so that pancreatic enzymes can act on it. Bile juice produced in the liver accomplish this process. Fats are usually present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. The bile salts help in breaking down larger globules into smaller globules. Sixth one question is, what is the role of saliva in the digestion of food? That means कि फूड को डाइजेस्ट करने में लार का क्या काम है, लार का रोल क्या है। ओके, फूड वी इनटेक इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री canal, then it has to be broken into smaller molecules,
Actually, the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing the muscular tongue. Hence, saliva plays a pivotal in digestion and absorption of food. जो सलाइवा है या जिसे हम लार बोलते हैं, ये जो हम खाना खाते हैं उसे गीला करने का काम करता है। ठीक है, लार भोजन को गीला करता है जिससे निगलने में आसानी होती है। ठीक है, लार में एमिलेस एंजाइम होता है जो स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा में खंडित करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को सरल कार्बोहाइड्रेट्स में बदलने को शर्करा बोला जाता है। ठीक है, इसमें मौजूद लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। Question number 7 is what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिस तरह से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नेसेसरी कंडीशंस क्या है इसके बारे में हमने बताना है। ठीक है, नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. It is defined as the process by which autotrophs take in substances from the outside surrounding and convert them into stored form of energy. This substance is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. The main purpose of carbohydrates is to provide energy to the plant. The carbohydrates are not utilized immediately, but they are stored in the form of starch, which serves as an internal energy reserve. The stored energy can be used and when required by the plant. Okay, now moving to the next question. Now the 8th question is what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. हमने डिफरेंस बताना है एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशंस में। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस है। चलिए डिफरेंसेस हम स्टार्ट करते हैं समझना। Aerobic respiration process takes place in the presence of free oxygen, but anaerobic respiration process takes place in the absence of the free oxygen. Okay, aerobic respirations, here the products of aerobic respirations are carbon dioxide, water and energy, but in anaerobic respirations are ethyl, alcohol, carbon dioxide and a little energy. दैट मीन्स कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन the process of aerobic respiration takes place in all higher organisms, but the process of anaerobic respiration takes place in lower organisms like yeast, some species of bacteria and parasites like tapeworm. Okay, and the last one difference is in aerobic respiration, here is the proper complete oxidation of glucose takes place, and in anaerobic respiration here the glucose molecules is incompletely broken down. Now the 9th question is how are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? And the answer of this question is the lung is an important part of the body. The passage inside the lungs divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structures called as alveoli. And the alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli usually contain an extensive network of blood vessels. We know that when we breathe in, we lift our ribs and chest cavity becomes larger. Because of this action, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings the essential carbon dioxide from rest of the body and supply it into
alveoli. The oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to the transported to the all other cells of the body. During normal breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. Now, 10th question is, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या consequences, that means क्या परिणाम हो सकते हैं. And the answer of this question is hemoglobin is a protein responsible for transportation of oxygen to the body cells for the cellular respiration. Deficiency of hemoglobin can affect the oxygen carrying capacity of RBC, red blood cells, that means, okay. This lead to lack of oxygen in our body cells. Hemoglobin deficiency leads to a disease called as anemia. That means कि हीमोग्लोबिन की कमी से एक बीमारी हो सकती है और उस बीमारी का नाम है अनीमिया. Now the question number 11 is, describe double circulation of blood in human beings and why is it necessary. अब डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? ताकि ह्यूमन बॉडी में, हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों को आपस में मिलने से रोका जा सके. Hence, the answer of this question is double circulation means in a single cycle blood goes twice in the heart. The process helps in separating oxygenated and deoxygenated blood to maintain a constant body temperature. The double circulatory system of blood includes pulmonary circulation and systematic circulation. Okay. In pulmonary circulation, the right ventricle pumps deoxygenated blood into the lungs where it is oxygenated, and in systematic circulation the oxygenated blood is pumped to various parts of the body from the left ventricle. The deoxygenated blood from different part of the body passes through vena cava to reach right atrium. The right atrium transfers the blood into right ventricle. And the question number 12 is, what are the differences between the transport of material in xylem and phloem. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स में ही होता है, xylem and phloem का जो वर्किंग है, ठीक है, ये सारा ही हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. ठीक है, तो आंसर आप इसका खुद से पढ़ सकते हैं. ठीक है. As we know, xylem tissue helps in the transport of water and minerals, and phloem tissue helps in the transport of food. And in xylem, water is transported upwards from roots to all other plants part. Okay, and in phloem, food is transported in both upward and downward directions. And now the question number 13, this one is the last question from the exercise. Okay, ये last question है exercise का. और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोस जो भी डालने वाली हूँ, पूरे क्लास 10 साइंस जितने भी चैप्टर्स हैं सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं. दैट इज, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रोज इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग. Okay, now firstly we will discuss about structure. Alveoli structure. Alveoli structure are tiny balloon-like structures present inside the lungs. And about nephrons structure, nephrons are tabular structure present inside the kidney. And the structure of alveoli, the walls of alveoli are one cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries. And about nephron structure, nephrons are made of glomerulus, Bowman capsule and a long renal tube. And if we say about function of alveoli, the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place between the blood of the capillaries that surround the alveoli and the gases present in the alveoli. And the function of nephron, the blood enters the kidney through the renal artery. The blood is entered here and the nitrogenous waste in the form of urine is collected by collecting
duct. Okay, and the function of alveoli. Alveoli are the site of gaseous exchange, and the function of nephrons are the basic filtration unit. एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। और मुझे होप है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 सोल्यूशन आपकी स्टडी में बहुत ही यूज़फुल साबित हुए होंगे। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं आप अपने क्लासमेट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और don't forget to like and subscribe. Thank you so much. Bye bye.